हेलो गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आइए दोस्तों, आज बात करेंगे हम पॉलिटी में मौलिक अधिकार के बारे में। हमने एक वीडियो पहले ही पढ़ाए हुए थे मौलिक अधिकार के बारे में। आज दूसरी क्लास है मौलिक अधिकार के बारे में। फिर थोड़ी सी पढ़ाएंगे, फिर उनको हम अगले क्लास में जो इनको ख़त्म करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, है ना। क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लास बहुत ही लंबी हो सकती है, इसलिए आज इनका आधा पार्ट पढ़ेंगे, आधा पार्ट इनको हम कल ख़त्म कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ाए हुए थे। बात करेंगे आज मौलिक अधिकार के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये दूसरा है, क्योंकि पहला पार्ट हमने पढ़ाए हुए थे। यानी मौलिक अधिकार 6 प्रकार के थे, जिसमें समता का अधिकार पढ़ा दिए थे। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है 19 से लेकर के 22 तक। ठीक है दोस्त, कहाँ से कहाँ तक है, 19 से लेकर के 22 तक है। कौन हो जाएगा, तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अब हम इनमें एक एक जो है ना पढ़ेंगे। यानी 19 से लेकर के 22 तक पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 19 के बारे में बात करेंगे दोस्त। अनुच्छेद 19 का जो है ना, इसमें खंड बनाया गया है। खंड ए, खंड बी, खंड सी, इस तरीके से बात करेंगे तो 19 का ए। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 19 का ए कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, क्या कहता है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति के ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आपको बोलने का अधिकार मिला हुआ है आर्टिकल 19 का ए के द्वारा। ठीक है दोस्त, बोलने का अधिकार। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि बोलने का अधिकार। ठीक है दोस्त, इनके अंदर जो है ना खंड ए और खंड बी इस तरीके से पढ़ेंगे तो इनके जो अंदर है, इनके खास अंदर बात करेंगे तो इनके अंदर जो है कि जो स्वतंत्रता मिली है, यानी किन किन प्रकार के, यानी कितने कितने प्रकार के इनमें स्वतंत्रता मिली है। तो इनके बारे में बात करेंगे। इनमें है जो प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, क्या है, एक हो जाएगा प्रेस के प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि आए दिन आप और हम भी देखते हैं कि जो मीडिया वाले जो है कुछ पूछ लेते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो यही प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, यही इसी के अंदर आते हैं प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, अब दूसरा इनके बारे में बात करेंगे। इनके अंदर दूसरा क्या आता है, तो दूसरा आता है इनके अंदर में जो है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, इनका मतलब क्या है कि जिस तरीके से हम और आप 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन जो यानी तिरंगा फहराते हैं, ये इन्हीं के अंदर जो मिली है 19 का जो आर्टिकल ए है, उनके अंदर ही ये स्वतंत्रता मिली हुई है। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगर तीसरा के बारे में बात करें तो तीसरा हो जाएगा इंटरनेट प्रयोग करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इंटरनेट प्रयोग करने की स्वतंत्रता। ठीक है, इंटरनेट जो प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से ये आर्टिकल 19 का जो क्लॉज ए है, इसके अंदर आता है इंटरनेट प्रयोग करने की स्वतंत्रता। तब जाकर के हम लोग इंटरनेट प्रयोग करते हैं, जितना मन हो उतना प्रयोग करते हैं ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 का ये हो गया। आर्टिकल 19 का बी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 19 का बी, ये क्या कहता है, ये कहता है शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या कहता है, शांति
पूर्वक निशस्त्र, ठीक है दोस्त, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से हम और आप कहीं भी धरना के लिए बैठ जाते हैं सरकार के खिलाफ, ठीक है ना, तो यही जो है ना शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल जो है 19 के क्लॉज बी के अंदर मिली हुई है। ठीक है दोस्त, जिस तरीके से सरकार कोई नई कानून लाते हैं जिससे हम लोग यानी उनसे हम लोग सहमत नहीं होते तो हम लोग धरने पर उतर जाते हैं, तो इनका मतलब हुआ ना कि निशस्त्र जो है ना, ये निशस्त्र शब्द इनका मतलब हुआ शांति का मतलब समझते हैं कि बिना शोर शराबा, है ना, उस तरीके से निशस्त्र का जो मतलब होता है कि बिना हथियार का यानी बिना औजार का जो हम लोग क्या कहते हैं सम्मेलन करते हैं, यानी बैठ जाते हैं कहीं पे। बैठने का मतलब ये हुआ कि हम लोग उस जगह नहीं उतर सकते, रोड पे नहीं उतर सकते, वहाँ गाड़ी आने और जाने में दिक्कत होगी, यानी किसी एक फील्ड में कि कहीं एक मैदान में जाकर के बैठ जाते हैं और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये आर्टिकल जो है 19 का बी जो है इसी के अंदर है, शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, बात करते हैं आर्टिकल 19 का सी के बारे में। अनुच्छेद 19 का सी, आर्टिकल 19 का सी क्या कहता है? ये कहता है कि संघ एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, संघ एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संघ एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम जो है ना इस देश के अंदर अपनी पार्टी बना सकते हैं, ठीक है, एक संघ बना सकते हैं। ठीक है दोस्त, यही है संघ एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 का डी के बारे में। अनुच्छेद 19 का डी, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि भारत के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, है ना। क्या कहता है? भारत के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, भारत के अंदर कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, है ना। अगर आप मान लीजिए आप बिहार के हैं तो आप तमिलनाडु के अंदर घूम सकते हैं, आप केरला के अंदर घूम सकते हैं, आप कर्नाटक के अंदर घूम सकते हैं, आप गोवा के अंदर घूम सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर के अंदर घूम सकते हैं, यानी आप कहीं भी भारत के अंदर घूम सकते हैं। ये आपको स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 19 के डी के अंदर। ठीक है दोस्त, आप उस जगह पर नहीं घूम सकते जहाँ पर भारतीय सेनाओं ने, हमारी सेनाओं ने प्रतिबंधित कर दिया है, उस जगह पर जाना, उस जगह पर नहीं घूम सकते। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 का ई। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ई क्या कहता है? ठीक है, ये ई है। अनुच्छेद 19 का ई क्या कहता है? तो ये कहता है कि भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहता है अनुच्छेद 19 का ई जो है वो कहता है कि भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, कहता है कि भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्त, भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, यानी आप बिहार के हैं तो आप चाहे तो यूपी में जाकर के बस सकते हैं, आप जाकर के केरल के अंदर बस सकते हैं। आप लोग तो देखे होंगे कि आपके गांव के और हमारे गांव के भी
बहुत सारे लोग जो दिल्ली में जाकर के बस गए हैं। तो यही जो है ना, भारत के अंदर कहीं भी बसने की स्वतंत्रता ये आर्टिकल 19 का जो ई है ना, वही प्राप्त करता है और हम लोग उनसे यानी फ़ायदा उठाते हैं, यानी किसी दूसरे जगह जाकर के बस जाते हैं। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को यानी समझ में आया होगा। देख लीजिए, जिन भाई को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, क्योंकि जगह कम है और दूसरी तरफ चलेंगे। ठीक है दोस्त। अब बात करेंगे आर्टिकल ई हो गया, अब बात करेंगे आर्टिकल जी के बारे में। ठीक है दोस्त। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आर्टिकल ई कहाँ गया, एफ कहाँ गया, तो आपको बताते हैं, पहले लिखने तो दीजिए। आर्टिकल 19 का जी। ठीक है दोस्त, आर्टिकल 19 का जी। आर्टिकल 19 का जी क्या कहता है? कहता है कि भारत के अंदर व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, व्यापार करने की स्वतंत्रता हमें और आपको मिली हुई है। अब बात करें कि आर्टिकल जो है ई है ना, क्योंकि यहाँ जी आ गया, जी आ गया, इससे पहले एफ आनी चाहिए थी। तो यानी एफ को जो है ना, आपने पढ़े होंगे और हम आपको बताए भी होंगे पहले, इसके जो पहली वाली वीडियो जो अपलोड हुई थी उसमें बताए थे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के जो अधिकार थे उन्हें संविधान के भाग 12 और आर्टिकल जो है 300 के ए में रख दिया गया है। ये आर्टिकल जो है ना 19 के एफ के अंदर ही थे। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर कहते हैं जी के जो कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता है ना, व्यापार करने की स्वतंत्रता। आप भारत में जो है कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं भारत के अंदर। आप वैसी व्यापार नहीं कर सकते जो अलीगल है, आप लीगल व्यापार कर सकते हैं, है ना। अलीगल का मतलब आप कोई नशे का जो व्यापार होता है, शराब का, और जो चीज़ें जो नशे से जो मनुष्य की जो हानिकारक चीज़ें होती है, आप उनका व्यापार नहीं कर सकते। लीगल चीज़ जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं पूरी हो सके वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19 का जी कहता है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब चलते हैं आर्टिकल 20 की तरफ। अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 कहता है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, है ना। क्या कहते हैं आर्टिकल? कि दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि, ठीक है दोस्त, के संबंध में संरक्षण। क्या कहता है? दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसका मतलब क्या होता है? जब तक कोई व्यक्ति दोषी ना ठहराया जा सके, दोषी ना हो जाए, तब तक उन्हें यानी कोई सजा ना दी जाएगी। यही कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, इनके अंदर जो है ना हम 3 खंड पढ़ेंगे, यानी 3 खंड का मतलब हो गया कि 20(1), 20(a), 20(b) और 20(c) के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, अब पढ़ेंगे हम 20(a) क्या कहते हैं। 20(b), 20(a), ठीक है दोस्त। ये क्या कहता है? कहता है कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, यानी कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इनका क्या मतलब होता है, आइए बताते हैं। कार्य उत्तर विधियों से संरक्षण। ठीक है दोस्त, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब ये हो गया कि अगर एक ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए, जो आज तक दोषी नहीं था, वो किसी ने यानी कोई ऐसा जुर्म किया जो उतनी खतरनाक नहीं थी, मान लीजिए कोई मामूली सी जुर्म किया, वो आज तक दोषी नहीं थी, और उन्हें
कल परसों यानी 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद कोई ऐसा कानून लाया जाता है जिसमें वो व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, तो वो व्यक्ति दोषी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जिस दिन उसने कोई जुर्म किया उस दिन उसके लिए कोई दोषी वाली यानी उसके लिए कोई जुर्म थी नहीं, यानी कोई सज़ा नहीं थी, कोई दंड की व्यवस्था नहीं की गई थी। तो इसीलिए वो व्यक्ति जुर्म यानी कल जो बनाए गए कानून वो उस कानून से उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो है ना कार्य उत्तर, ये कार्य उत्तर में किया गया है, यानी जो कानून बनने से पहले ये काम किया गया है, तो वो जो कानून जो बनाना उसके अनुसार उसको सजा ना दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 बी के बारे में। ठीक है दोस्त, ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण। ठीक है, क्या कहता है? दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब ये हो गया कि एक जुर्म के लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, कोई व्यक्ति एक जुर्म करता है तो उनके लिए 3 4 2 3 ऐसे इस तरीके से सज़ा ना दी जाएगी, यानी एक जुर्म करेगा तो उनके लिए एक ही सज़ा होनी चाहिए। ये कहता है कि दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक जुर्म के लिए एक ही सज़ा, यानी इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 20C का बारे में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है कि स्वयं के विरुद्ध वाद होने के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। स्वयं के विरुद्ध साक्षी, यहाँ होगा साक्षी, स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा, इनका ये मतलब हो गया ना कि आप जब कोई जुर्म नहीं करते हैं, अगर पुलिस वाले कोई पकड़ के ले जाते हैं और थाने के अंदर मार कर कहा जाता है कि कबूल कर ये गलती तूने ही किया है, तो उस समय जो आप कबूल कर लेते हैं ना, फिर आपको जब क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। अब अगर जज साहब के सामने कह देते हैं कि जज साहब हमने ये कोई जुर्म नहीं किया था, पुलिस वाले ने मुझे ज़बरदस्ती मार कर कबूल करवाया है, तो उस जज साहब ना उस पुलिस वाले को खटिया खड़ी कर देंगे वहीं। ठीक है, ये इतनी मामूली नहीं है, इसीलिए कहा गया है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा। जब आपने कोई जुर्म किया ही नहीं तो फिर आपके ऊपर क्यों मुकदमा चलाया जाएगा? इसीलिए कहा जाता है कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं ना आर्टिकल 21 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का मतलब ये हो गया कि जो है ना, आपको जब आप कोई जुर्म करते हैं तो आपको जान से नहीं मार दिया जाएगा, जो उचित क्या कहते हैं दंड होगी वही आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आपका जो है ना प्राण यानी आपका जीने का अधिकार मिला हुआ है। आप स्वच्छ पानी पी सकते हैं, इसके अंदर ये भी आता है स्वच्छ पानी पी सकते हैं, स्वच्छ खाना खा सकते हैं। ये आपकी जो प्राण है ना, ये दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया आपके दैहिक यानी जो है ना आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें, यानी आपकी दैनिक कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता है कि आप
अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर सकते हैं, आप कहीं भी जाकर घूम सकते हैं, कहीं भी आप जाकर के रह सकते हैं, यह आपको दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर होंगे। फिर बात करते हैं, इनके भी एक खंड है, अनुच्छेद 19 का ए, 20 का 21 का है। ठीक है दोस्त, 21 का है। ये कहता है ना, ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्त, इसके अंदर जुड़ा हुआ है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का मतलब ये हो गया कि जो है हमारे देश के अंदर 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कराया जाए, इनके अंदर आता है शिक्षा का अधिकार। इनके लिए कानून भी लाए गए थे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है दोस्त, ये कानून लाया गया था, लेकिन ये कानून क्या कहते हैं, लाया कब गया, तो ये कानून, ये संशोधन हुआ 86वें संविधान संशोधन 2002 में, लेकिन कानून जो आया ना, इनके बारे में बात करें, संशोधन के बारे में बात करें, संशोधन, तो ये 86वें संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन मान लीजिए ये अधिनियम है। ठीक है दोस्त, संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, 2002 के द्वारा, ये है ना, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये कानून क्या कहते हैं, पास हुआ। लेकिन कानून जो लागू कब हुआ, कानून आया कब, ये तो सिर्फ संविधान संशोधन हुआ 2002 में, कानून यानी आया कब, ये मानून कानून आया 2009 में। कब आया दोस्त, 2009 के अंदर कानून आया। ये तो सिर्फ संशोधन हुआ, 86वें संविधान संशोधन 2002 में संशोधन किया गया कि क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। ठीक है, फिर ये जो है ना, शिक्षा का अधिकार यानी लाया कब गया, तो ये 2009 में लाया गया। और ये बात करें लागू के बारे में, बात करें ना, लागू 2010 से हुआ। ठीक है, कुछ अप्रैल में शायद, अप्रैल के मंथ में, 1 अप्रैल को शायद, हाँ 1 अप्रैल या अप्रैल के मंथ में, देख लीजिएगा एक बार, 2010 में लाया गया। ठीक है दोस्त, यहाँ तक आप, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार समझा दे, 21 में है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्त, फिर बात करें 21 के ए के अंदर है ना, शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा का अधिकार यानी कब संशोधन किया गया, क्योंकि ये जो है ना, ए सिर्फ पहले 21 था, इनके अंदर ए जो जोड़ा गया ना, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इनको जोड़ा गया कि भाई क्या कहते हैं, 21 के ए के अंदर शिक्षा के भी अधिकार को जोड़ा जाए। तो ये कानून जब जोड़ा गया, तो कानून आया 2009 के अंदर, ये लागू जो हुआ ये अप्रैल के महीने में हुआ, और क्या कहते हैं 2010 के अंदर हुआ। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। इनको मिटाएंगे दोस्त, चलेंगे आगे की तरफ, देख लीजिए एक बार आप लोग गौर से। बात करेंगे अनुच्छेद 22 के, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 क्या कहता है, कहता है कि गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, कहता है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, इनका मतलब ये हो गया कि जब आपको पुलिस वाले गिरफ्तारी करते हैं ना, तो आपको 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर। ठीक है दोस्त, ये आपका अधिकार है। अगर आपको उस समय मान लीजिए 36 घंटा 48 घंटा रख लिया जाता है, तो आप वहाँ जा कर के कोर्ट में ये चीज़ें कह सकते हैं। ठीक है दोस्त, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट एक बार देख लीजिएगा, मजिस्ट्रेट, ठीक है दोस्त। मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना ये आपका अधिकार है। आप उनको बोल सकते हैं, जब उनको बोल सकते हैं कि मुझे, जब आप गिरफ्तार किए हैं तो आप 24 घंटे के अंदर मुझे पेश कीजिए। अगर नहीं, आपको उसमें टाइम लगाता है, मान लीजिए किसी को 36 घंटा रख लिया जाता है, किसी को 48 घंटा रख लिया जाता है, तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं जब आपको पेश किया जाएगा तो, ठीक है दोस्त। ये हो गया। फिर इनके अंदर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना, और इनके अंदर जो है और भी कुछ आते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इनके आगे क्या होता है। फिर बात करते हैं, हम चलते हैं, आप ये हो गया स्वतंत्रता का अधिकार। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है दोस्त। क्या है इनके अंदर? शोषण के विरुद्ध अधिकार। छोड़ो, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण, रुक जाइए एक मिनट, यहाँ ब्लैक पेन से लिख लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है दोस्त। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 23 से लेकर के 24 तक है, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे। ये क्या कहता है इनके अंदर बात करेंगे, यानी अनुच्छेद 23 के अंदर बात करेंगे। अनुच्छेद 23 क्या कहते हैं? ये जो है ना, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इनका ये मतलब हो गया ना कि भारत के अंदर बच्चे और क्या कहते हैं औरतों को आप बेच नहीं सकते, ठीक है। यानी ये जो है ना, इनके अंदर जो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, इनके अंदर जो है महिलाओं को बेचना, बच्चों को बेचना, ये सब गलत चीज़ें हैं, ये बताया गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो दोषी होंगे और इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं आर्टिकल क्या कहते हैं 24, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है कि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। बालकों को नियोजन का प्रतिषेध क्या कहता है? बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इनके जो अंदर है ना, इनके अंदर क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ आएंगे, तो इनके अंदर बात करें तो इनके अंदर आता है कि बेगाड़ी, एक आता है बेगाड़ी, और एक होता है बधुआ मजदूरी। ठीक है दोस्त। इनके अंदर एक है बेगाड़ी और एक हो जाएगा बधुआ मजदूरी। आइए समझाते हैं, पहले इनको अब देख लेने दीजिए। 24 कहता है कि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध का मतलब ये हो गया कि आप भारत के अंदर कहीं भी किसी भी कोने के अंदर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को आप किसी भी कारखाने के अंदर नहीं लगा सकते, उनसे आप काम नहीं करा सकते, ठीक है। ये कहता है 14 वर्ष से कम आयु के
बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम ना कराना। ठीक है दोस्त, सिंपल सी भाषा में काम न कराना। ठीक है, यानी बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप किसी भी जोखिम कारखाने में कोई भारी काम नहीं करा सकते, बिल्कुल की काम करा ही नहीं सकते, क्योंकि आपने पढ़े होंगे, अभी हमने आपको बताया कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य यानी शिक्षा कराई जाए, यानी अनिवार्य उनके लिए शिक्षा कराई जाए। तो वो 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो शिक्षा के बारे में बात की गई है, आप उनसे काम कैसे करा सकते हैं। ठीक है दोस्त, इनके अंदर यह है ना मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध। बेगारी और बधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है? बधुआ मजदूरी का मतलब ये होता है कि आप किसी से काम कराते हैं और उनके जो काम के बदले जो मजदूरी होती है, जो उनकी कीमतें होती है, जो उनके क्या कहते हैं मजदूरी के रूप में जो पैसा दिए जाते हैं, उन्हें यानी टाइम पे यानी काम ख़त्म होने से पहले दे दिया जाए। ठीक है, ये इनके अंदर आता है। श्रम के मतलब वही होता है। अब बेगारी का मतलब क्या होता है? बेगारी का मतलब ये हुआ कि किसी को फ्री में काम कराना। ठीक है दोस्त, ये होता है कि बेगारी, किसी को फ्री में काम कराना, ये बेगारी के अंदर आता है। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को हर एक चीज़ क्लियर करने की हमने कोशिश की और आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। मिलते हैं इससे आगे दूसरे क्लास के अंदर। ठीक है दोस्त, मिलेंगे और उस क्लास में उनको ख़त्म कर देंगे।